जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, होमगार्ड या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप इसमें से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 में से आपके 15 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। लास्ट में ईमानदारी से बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। अगर 15 प्लस सही है तो आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत। शक संवत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है। इसे 22 मार्च 1957 से औपचारिक रूप से अपनाया गया। या पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ सरकारी कामकाज में भी प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। आपसे पूछा कि भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, माजुली द्वीप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 352 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन बाढ़ और कटाव कारण क्षेत्रफल घटता जा रहा है। 2016 में माजुली को असम का 35वां जिला घोषित किया गया। यह द्वीप अपने वैष्णव संस्कृति सत्रों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। आपसे पूछा है कि भारत में लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 14 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान भाग 14 में दिए गए हैं। यह भाग अनुच्छेद 315 से 323 तक फैला हुआ है। इसमें निम्नलिखित आयोगों का उल्लेख है: संघ लोक सेवा आयोग का, राज्य लोक सेवा आयोग का, संयुक्त लोक सेवा आयोग का। यूपीएससी गठन संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार जी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 5 जून। 5 जून इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन के बाद घोषित किया गया था। पहली बार इसे 5 जून 1974 को मनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। हाँ, बाकी विकल्पों को भी देख लेते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संविधान सभा में संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए। आपसे पूछा कि संविधान सभा में संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किए गए। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह लागू हुआ। यही दिन भारत गणतंत्र दिवस बना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कल्पना चावला। कल्पना चावला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। वह नासा की अंतरिक्ष यात्री थी। उन्होंने पहली बार 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया से
अंतरिक्ष की उड़ान भरी। दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 को करनाल हरियाणा में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बैकाल झील। बैकाल झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी और सबसे प्राचीन झील है। यह रूस में स्थित है। इसका अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर है। झील पृथ्वी के कुल मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए। इसे साइबेरिया का नीला मोती भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा कि भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। कब? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई। संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका मुख्यालय जो बेंगलुरु कर्नाटक में। वर्तमान समय इसके अध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जिसे 2020 में नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से मापा। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला की महालंगूर श्रेणी में नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन की सीमा पर स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम आरोहण 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से और तेन सिंह नार्वे जो कि भारत नेपाल ने किया था। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रासायनिक रूप से सबसे सक्रिय धातु कौन सी है? आपसे पूछा है कि रासायनिक रूप से सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम। पोटेशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम एक अत्यंत सक्रिय धातु है। यह क्षार धातु समूह का सदस्य है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम शामिल है। पोटेशियम पानी के संपर्क में आते ही अत्यधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जो जलकर आग या विस्फोट पैदा कर सकती है। इसलिए पोटेशियम को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है ताकि यह हवा व नमी से ना मिले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? आपसे पूछा कि निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोग बताइए ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, एकदम सही है। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, या भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, या भी सही है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बीजिंग दिया हुआ, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बीजिंग नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और जो है बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? आपसे पूछा कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, वह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक कार्य किया। वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रही और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही। कानपुर अधिवेशन में की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे?
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था। आपसे पूछा है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है चंपारण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था। यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को लेकर किया गया था। अंग्रेज जमींदार किसानों को जबरदस्त नील की खेती करने पर मजबूर करते थे, जिसे तीन कठिया प्रथा कहा जाता था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ किसानों की मदद की और सत्याग्रह का पहला प्रयोग पहली बार भारत में किया। इस आंदोलन की सफलता ने गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है। आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विंबलडन ओपन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन ओपन टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम है। यह हर साल लंदन इंग्लैंड में खेला जाता है। इसकी खासियत यह है कि घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। बाकी ग्रैंड स्लैम की बात करें तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस यहाँ के लोग जो होते हैं हार्ड होते हैं, यहाँ से ध्यान रखिए कि ये लोग हार्ड कोर्ट पर खेलते हैं। फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट पर होता है। और विंबलडन ओपन जो होता है वह होता है आपका घास कोर्ट पर होता है। विंबलडन ओपन भी घास कोर्ट पर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। आपसे पूछा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 321 ईसा पूर्व में की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार थी। पाटलिपुत्र उस समय भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था। मौर्य काल में यह नगर अत्यंत समृद्ध, सुयोजनाबद्ध और सुरम था, जिसका वर्णन मेगस्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में किया। तो इंडिका किसकी पुस्तक, तो मेगस्थनीज की पुस्तक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान के भाग 4 में शामिल है, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें कहा गया है राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उन्हें स्वशासन की आवश्यक शक्तियों व अधिकार प्रदान करेगा। यही अनुच्छेद भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था की संवैधानिक नींव बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है। आपसे पूछा है कि भारतीय जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हर 10 वर्ष में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी भारत में पहली जनगणना? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई। तो नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई वह 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई, और अंतिम जो अभी जनगणना हुई थी वो 16वीं जनगणना थी 2011 में जो कि हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है माउंट एटना कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि माउंट एटना जो है कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इटली में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसका ऊंचाई लगभग 3329 मीटर है, लेकिन बार बार के विस्फोटों से यह ऊंचाई बदलती रहती है। एटना ज्वालामुखी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, 2013 में शामिल हुआ। बाकी बात जो विकल्प दिया, जापान वहां प्रमुख ज्वालामुखी माउंट फूजी है। फिलीपींस यहाँ प्रसिद्ध ज्वालामुखी माउंट पिनातुबो है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस गवर्नर जनरल के काल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। आपसे पूछा कि किस गवर्नर जनरल काल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, बताइए
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। इस प्रणाली का उद्देश्य था भूमि राजस्व की वसूली को निश्चित और स्थायी बनाना। जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया, जो किसानों से कर वसूल कर सरकारों को एक निश्चित राजस्व देते थे। इस नीति को कॉर्नवालिस कोड का हिस्सा माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आज का अंतिम प्रश्न। देखते हैं क्या पूछा है आपसे पूछा कि हरित क्रांति का आरंभ भारत में किस दशक में हुआ था? आपसे पूछा कि हरित क्रांति का आरंभ भारत में किस दशक में हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1960 का दशक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था देश में अनाज उत्पादन, विशेषकर गेहूं और धान में भारी वृद्धि करना, खाद्य संकट को समाप्त करना। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तकनीकी सहायता नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने उच्च उपज वाली किस्में विकसित की। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय